अस्सलामुअलैकुम। हमारा जो बायोमैकेनिक्स ऑफ हिप जॉइंट हमने पढ़ा था, तो उसका पार्ट 2 अब हम डिस्कस करेंगे। हमने उसमें क्या-क्या जो पढ़ा था, वो हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज था, लेब्रम था, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, बर्सा है कि बर्सा क्या चीज़ है। बर्सा जो है वो हमारे पास फ्लूइड फिल्ड सैक होती है। फ्लूइड फिल्ड सैक होती है, मतलब छोटी सी सैक होती है जिसमें हमारे पास फ्लूइड होती है। और ये हमारे पास कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, ये हमारे पास टेंडन के साथ होती है। जो टेंडन क्या होते हैं, टेंडन हमारे पास बोन को कनेक्ट करते हैं, किस चीज़ के साथ, बोन को कनेक्ट करते हैं मसल के साथ। तो ये हमारे पास टेंडन की नियर होती है, लेकिन ये हमारे पास टू आर्टिकुलर बोन्स जो होते हैं, मतलब ये प्रेजेंट होती है मोस्टली जॉइंट्स में। और वहाँ पे इसका फंक्शन ये होता है कि एक्ट एज ए क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन की तरह एक्ट करता है। और दूसरी काम ये क्या करता है, ये हमारे पास फ्रैक्शन को रिड्यूस करता है। तो हमारे पास टू टाइप, हमारे पास ये बर्सा है हिप जॉइंट में, और इसका काम क्या है, फ्रैक्शन को रिड्यूस करना बिटवीन टू आर्टिकुलर, बिटवीन टू आर्टिकुलर बॉन, या आर्टिकुलर सरफेस भी हम बोल सकते हैं, आर्टिकुलर सरफेस। अब हमारे पास अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए इस बर्सा की, तो इसके लिए हम क्या नाम देंगे। तो हमारे पास टू टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन है। एक है, हमारे पास टू टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन के लिए हम आइटस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इन्फ्लेमेशन। अगर हमारे पास इस बर्सा की इन्फ्लेमेशन हो जाए हिप जॉइंट में, तो हमारे पास वो टू टाइप के, मतलब दो किस्म के हैं। एक है हमारे पास इलियो इलियोस्वास बर्साइटिस, और दूसरा हमारे पास है ट्रोकेंटेरिक ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस। तो हम अगर हमारे पास इस बर्सा की जो हमारे पास फ्लूइड फिल्ड सैक है, और इसका काम क्या है, फ्रैक्शन को रिड्यूस करना, फ्रैक्शन को रिड्यूस करना। तो अगर हमारे पास इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसकी स्वेलिंग हो जाए, और या इसकी कुछ इरिटेशन का हो जाए, तो हमारे पास दो कंडीशन आ सकते हैं, इलियोस्वास बर्साइटिस और ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मसल पढ़ेंगे। मसल जो हमारे पास है वो हिप जॉइंट में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मसल्स है कि हमारे पास कितने मसल्स है हिप जॉइंट में। तो हमारे पास तकरीबन 21 मसल्स है हिप जॉइंट में। और मसल क्या चीज़ है, मसल जो है वो हमारे पास डायनेमिक स्टेबलाइज़र है, डायनेमिक स्टेबलाइज़र है। इसको हम एक्टिव स्टेबलाइज़र भी बोल सकते हैं, और एक्टिव स्टेबलाइज़र। एंड तीसरा हम इसको क्या कहते हैं, स्टेबलाइज़र। और तीसरा इसको हम कहते हैं इलास्टिक जोन, इलास्टिक जोन भी इसको हम कह सकते हैं। तो हमारे पास मसल है तकरीबन 21 मसल्स है। मसल को हम डायनेमिक स्टेबलाइज़र बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मूवमेंट्स में हेल्प करती है। जो हमारे पास मूवमेंट्स परफॉर्म होते हैं ना, तो हमारे पास मूवमेंट्स इसी वजह से होती है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से हमारे पास मूवमेंट्स होते हैं। अब हमारे पास हिप में कितने मूवमेंट्स है, तो इसको हम एक एक को डिस्कस करेंगे। और फिर जिस मूवमेंट में हमारे पास जो जो मसल एक्टिव होगा, तो हम उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा मूवमेंट पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लेक्शन। फ्लेक्शन जो मूवमेंट है उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो एंगल है वो रिड्यूस हो जाती है। तो हमारे पास फ्लेक्शन में अब हिप में कौन कौन से मसल इन्वॉल्व है, क्योंकि बायोमैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा पहले हम फोकस करते हैं मसल पे। अगर हमारे पास फ्लेक्शन मूवमेंट नहीं हो रही, या फ्लेक्शन मूवमेंट की रिस्ट्रक्शन हो गई है, कुछ इंसल्ट हो गए, तो कौन से मसल कि इसमें इम्बेलेंसी आ गई है। तो हमारे पास जो फ्लेक्शन है वो हमारे पास कौन से मसल्स करते हैं, इलियोस्वास मसल हमारे पास करते हैं। और दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट मसल जो है वो हमारे पास है रेक्टस फीमोरस, फीमोरस मसल्स। और दूसरा जो हमारे पास है वो टेंसर फिशियोलेटा है, फिशियोलेटा। एंड थर्ड हमारे पास है सर्टोरियस।
तो हम बायोमैकेनिक्स में हम सबसे ज़्यादा फोकस मसल्स पे करते हैं और यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो मेन मसल्स है हम उस पे फोकस करेंगे कि अगर फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है तो कौन सी मसल की वजह से हो रही है। वो हमारे पास इलियोश्वास मसल है। जितनी इलियोश्वास मसल है वो सब इसमें इन्वॉल्व है, मेजर माइनर। रेक्टस फीमोरस मेन मसल है कि हमारे पास फ्लेक्शन किस वजह से हिप जॉइंट पे हो रही है, तो वो रेक्टस फीमोरस पे होती है की वजह से होती है। टेंसर फिशियालेटा एंड सर्टोरियस से। अब हमारे पास एक्सटेंशन मूवमेंट है, तो एक्सटेंशन मूवमेंट कौन सी मूवमेंट्स को हम कहते हैं? एक्सटेंशन मूवमेंट्स वो होती है जिसमें हमारे पास एंगल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। इंक्रीज ऑफ एंगल को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। अब एक्सटेंशन के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट जो मसल्स है वो कौन से है, तो हम इसके लिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट मसल है वो है ग्लूटेस मैक्सिमस, और दूसरा जो है वो हमारे पास है बाइसेप फीमोरस। बाइसेप फीमोरस। अगर हमारे पास हिप जॉइंट पे मूवमेंट्स नहीं हो रही, एक्सटेंशन मूवमेंट नहीं हो रहा, तो हमें पता चल जाएगा कि या तो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर कोई इम्बैलेंस है। अगर हमारे पास मसल इन्वॉल्व है तो कौन से मसल है, वो बाइसेप फीमोरस है या ग्लूटस मीडियस है। इसके बाद हमारे पास इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन, एडक्शन, ये सब मूवमेंट्स है और इसकी जो मसल है वो एक वन बाय वन में अब डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एबिडक्शन है। ये कौन सी मूवमेंट है, जब हमारे पास लेग और मतलब लोअर लिम्ब है वो हमारे पास अवे फ्रॉम द बॉडी जाए, तो मीडियल लाइन से अगर अवे जाए तो हम इसको एबडक्शन बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास कौन से मसल इन्वॉल्व हो, इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट मसल है वो है ग्लूटस मीडियस एंड ग्लूटस मैनिमस। सही है। अब एडक्शन है। एडक्शन कौन सा है, अगर हमारे पास लोअर लिम्ब जो है वो बॉडी के करीब आए, मतलब मिड लाइन के करीब आ जाए, तो इसमें हमारे पास कौन से मसल है, जितने एडक्टर मसल्स है हमारे पास, एडक्टर मैग्नस हो गया, एडक्टर लॉन्गस हो गया और एडक्टर ब्रेविस। इन सब की वजह से, इन मसल्स की वजह से हमारे पास एडक्शन एक्टिविटी जो है वो बॉडी में एक्टिवेट होगी, क्योंकि बायोमैकेनिक्स में हम सबसे ज़्यादा मसल्स पे फोकस करते हैं, मूवमेंट्स पे फोकस करते हैं। तो मूवमेंट्स किस वजह से होते हैं, वो हमारे पास मसल्स की वजह से, क्योंकि मसल हमारे पास क्या है, वो डायनेमिक स्टेबलाइजर है या इलास्टिक जोन इसको भी हम कहते हैं, या एक्टिव सब सिस्टम भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन कौन से रह गए हैं मूवमेंट्स, हमारे पास इंटरनल रोटेशन रह गया और एक्सटर्नल रोटेशन रह गया। तो अब मैं इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन पर हूँ। अब हमारे पास कौन सा रह गया, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। जो हमारे पास इंटरनल रोटेशन है, जो बॉडी मिड लाइन के करीब आएगी इंटरनल रोटेशन, तो इंटरनल रोटेशन में हमारे पास जो मसल इन्वॉल्व है वो है हमारे पास, वो हमारे पास कौन से मसल है, वो हमारे पास है ग्लूटस मीडियस, ग्लूटस मैनिमस, और हमारे पास है टेंसर फिशियालेटा, टेंसर फिशियालेटा। इसके जो मसल है हमारे पास, ये इंटरनल रोटेशन के और एबिडक्शन की मसल हमारे पास सेम है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूटिस मीडियस मैक्सिमस एंड टेंसर फिशियालेटा था और यहाँ पर भी यही मसल है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके पास रह गया है एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। तो एक्सटर्नल रोटेशन में हमारे पास अब कौन कौन से मसल इन्वॉल्व है, तो इसमें हमारे पास जो ऑब्टूरेटर मसल्स है, ऑब्टूरेटर इंटरनस और ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। इसमें एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है क्वाड्रेटस, क्वाड्रेटस पेरी, एंड दूसरा हमारे पास है
पिरिफॉर्मस। और लास्ट जो 2 मसल्स है वो हमारे पास है सुपीरियर गेमिलियस और इंफीरियर गेमिल यस। ये मसल जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन में इन्वॉल्व है और ये इंटरनल रोटेशन में। तो मैंने ये डिस्कस कर लिया जो हमारे पास मसल थे 21 मसल हमारे पास तकरीबन इन्वॉल्व होते हैं हिप की मोशन में। तो वो हमारे पास हमने क्या पढ़ लिया, फ्लेक्शन भी पढ़ लिया, इंटरनल रोटेशन भी पढ़, एक्सटर्नल भी पढ़ लिया, एक्सटेंशन भी पढ़ लिया, एडक्शन एंड एबडक्शन भी पढ़ लिया, और उसमें जितने मसल इन्वॉल्व होते हैं वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। क्योंकि जब हम मूवमेंट्स की बात करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस मसल पे ही होता है कि हमारे पास कौन कौन से मसल इसमें इन्वॉल्व है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है लोड ऑन हिप जॉइंट। लोड का क्या मतलब है, जितना फोर्स, मतलब हमारे हिप जॉइंट पे फोर्स जब अप्लाई होता है तो हम उसकी बात करते हैं। हमारे पास जो फोर्स होता है वो किस वजह से होता है, एक तो हमारे पास होते हैं जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो उसका जितना फोर्स आता है ना वो भी सारा हिप जॉइंट पे आता है। सही है। इसके बाद हमारे पास जो एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन, उसका भी सारा जो फोर्स है या जो सारा लोड है वो भी हमारे पास कहाँ पे आता है, हिप जॉइंट पे। और हिप जॉइंट 2 है तो इसमें वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, हाफ एक साइड पे आता है हाफ दूसरे साइड पे, तो वो ये बैलेंस करता है, लोड को बैलेंस करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो हम स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में कौन कौन किस पोजीशन में सबसे ज़्यादा फोर्स आता है, तो जब हम सिटिंग पोजीशन में, एक है हमारे पास सिटिंग पोजीशन हम बैठ जाते हैं और दूसरा है स्टैंडिंग पोजीशन। तो हमारे पास जो स्टैंडिंग पोजीशन में है उसमें सबसे ज़्यादा लोड हमारा जो है वो हिप जॉइंट पे आता है, जबकि हमारा जो हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो हमारे पास जो लोड होता है हिप जॉइंट पे वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास स्टैंडिंग पोजीशन में। अब हमारे पास क्या है कि दूसरा हमारे पास जो गेट साइकिल होते हैं, गेट साइकिल, तो एक क्या है, एक हमारे पास स्विंग फेस है और दूसरा हमारे पास है स्टांस फेस। स्टांस फेस को हम कौन सा फेस बोलते हैं, जो हमारे पास सपोर्टेड फेस होता है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो लोड 2/3 लोड जो है वो हमारे पास स्टांस फेज में हिप पे सबसे ज़्यादा होता है, जबकि हमारे पास स्विंग फेज में लोड जो है वो हिप जॉइंट पे कम होता है। तो ये हमारे पास जो था लोड ऑन हिप जॉइंट था कि हमारे पास जो बॉडी का वेट है, जैसे एक्सियल स्केलेटन का फोर्स हो गया या मसल कंट्रैक्शन की या इम्पैक्ट फोर्सेस जो हो गई जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, ये सब हमारे पास जो हिप जॉइंट पे एक्ट करती है। तो ये था लोड ऑन हिप जॉइंट।